सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अश्विन जायसवाल एंड नाउ अब समय आ गया कि हम लोग अपने चैप्टर नंबर 9 आईएससी कॉमर्स क्लास 12 के चैप्टर जो कि ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर है उसको स्टार्ट करें। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंदी है एंड इंपॉर्टेंट भी है मार्क्स वाइज। दैट इज व्हाई दिस इज द ओनली चैप्टर इन दिस कोर्स जो हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, आपको सारे चैप्टर्स के आई वाज प्रोवाइडिंग वन शॉट वीडियोस, बट दिस चैप्टर का वन शॉट नहीं आएगा, इसका दो पार्ट्स आएगा क्योंकि ये चैप्टर का लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का हम लोग मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर और मतलब समझ में आ जाता है तो लर्निंग बहुत इजी हो जाता है। तो प्लीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड कर लो वीडियो से तो फिर लर्न करना इजी हो जाएगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस, जैसे हमने अपने क्लास में एग्जांपल लिया था टूथपेस्ट का, अलग अलग एग्जांपल लिया था। किसी किसी क्लास में हमने बैग्स बनाने का एग्जांपल लिया था। तो आप कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल सोच लो कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। तो अब जब आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, देखो प्रोडक्ट बनाना तो बात की बात है, पहले तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन रेडी करना होगा, अपना बिजनेस को रेडी करना पड़ेगा। तो आप अपने बिजनेस में क्या करेंगे, लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि आपके बिजनेस के दो हिस्से बनेंगे, एक ऑफिस वाला हिस्सा बनेगा, एक फैक्ट्री वाला हिस्सा बनेगा। बिकॉज दोनों टाइप के काम होंगे, एक तरफ प्रोडक्शन चलेगा तो दूसरी तरफ पेपर वर्क का भी काम होगा, राइट। अब ऑफिस में क्या क्या काम होगा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का काम होगा, ठीक है, पैसों का आना जाना, पैसों का हिसाब रखना, इसका काम होगा। ठीक है, ऑफिस में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनेगा, जो जितने भी लोग आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं सबका ट्रैक रिकॉर्ड वहां पे होगा। किसको कितना सैलरी मिल रहा है, कौन कब एब्सेंट कर रहा है, कौन लेट आता है, कौन टाइम पे कंप्लीट करता है काम। सो बेसिकली ह्यूमन रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ वर्क विल बी डन इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आपके ऑफिस में एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके बिजनेस को सेल करवाने के लिए। होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबके साथ ये लोग कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करते होंगे। एडवर्टाइजिंग का काम इन लोगों का होगा। सो बेसिकली दिस इज, और भी बहुत कुछ हो सकता है बट हमने छोटा एग्जांपल लिया कि सपोज आपके ऑफिस में ये तीन डिपार्टमेंट्स है। फिर सिमिलरली फैक्ट्री में भी तरह तरह का काम चलेगा। हम लोग परचेज करेंगे रॉ मटेरियल, हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, हम लोग गाड़ियों में लोडिंग अनलोडिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने लेट्स से अपना ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके का स्ट्रक्चर रेडी किया। सो बेसिकली दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जुगाड़ लगाना, हिंदी में बोलते हैं जुगाड़ लगाना, इंग्लिश में बोलते हैं अरेंज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना मतलब चीजों को प्रॉपरली अरेंज करना, स्ट्रक्चर को रेडी करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैप को रेडी करना। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मैप है। हमने कोई भी प्रोडक्ट सोच रखा हो, हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अभी आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, जस्ट थोड़ा ध्यान से देखो। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ, देखो ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। अब देखो हमने अभी जस्ट आपको एग्जांपल में क्या दिखाया, हमने आपको एग्जांपल में दिखाया कि आप ऑफिस का काम करोगे और फैक्ट्री का काम करोगे। ऑफिस में ये काम होगा, फैक्ट्री में क्या क्या काम होगा। सो हमने आइडेंटिफाई किया और ग्रुप्स बनाए। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में और क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज की अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, फिजिकल जैसे कि मशीन्स, आप देखोगे हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स का काम हो रहा है। प्रोडक्शन में देखो मशीन्स का काम हो रहा है, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम में हमें ट्रक्स लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमें लैपटॉप्स लगेगा, तो उन सबको बोलते हैं फिजिकल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स, हमें कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसा लगेगा तो वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा देखेगा। एंड अदर रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल लग रहा है, लेबर्स लग रहे हैं, ये सब अदर रिसोर्सेज है। सो बेसिकली अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज को जमा करना, एज आई टोल्ड यू, जुगाड़ लगाना इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, जुगाड़ लगाना इज ऑर्गेनाइजिंग, तो उसी को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिलेशनशिप, देखो यहाँ पे हम लोग ये भी डिसाइड कर देंगे कि कौन सीनियर रहेगा, कौन इंचार्ज रहेगा, कौन उसके अंडर में लोग काम करेंगे। सो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ये भी नेटवर्क तैयार करते हैं। देखो अभी हम लोग कोई स्टाफ को लाएंगे नहीं, ठीक है, अभी हम लोग किसी भी जगह को भरेंगे नहीं, वी आर ओनली क्रिएटिंग द गैप्स। गैप्स विल बी फिल्ड अप इन द नेक्स्ट चैप्टर, स्टाफिंग का चैप्टर में। अभी किसी पर्सन को ला नहीं रहे यहाँ पे, अभी बस पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक डिपार्टमेंट होगा, तो यहाँ पे एक पोस्ट हमने बना दिया, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआरडी मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, लोडिंग अनलोडिंग इंचार्ज। तो ये हमने अलग अलग पोजिशंस क्रिएट किए हैं और किसके अंडर में कितने लोग काम करेंगे ये डिसाइड किया है। अभी एक्चुअली में कोई पर्सन आया नहीं है,
अभी तो बस सोच रहे हैं कि अच्छा हम लोग बिजनेस करेंगे तो ऐसे करेंगे, इस तरीके का हमारा बिजनेस का सेटअप होगा। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, राइट। और ऑर्गेनाइजिंग के चलते ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। आपको ये जो दिख रहा है इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, जो ढांचा होता है। जैसे हमारे बॉडी का भी एक स्केलेटन सिस्टम होता है ना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से दिखती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है कि हमको इंपॉर्टेंस पढ़ना है, तो चलिए इंपॉर्टेंस पे ध्यान देते हैं। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग करने से ना स्पेशलाइजेशन आता है। तो अभी तो समझो स्पेशलाइजेशन किसको बोलते हैं। स्पेशलाइजेशन उसको बोलते हैं जो लोग किसी काम में स्पेशलिस्ट है। और किसी काम में स्पेशलिस्ट कैसे बनते हैं, व्हेन वी डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आप देखो जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स आई स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो आई स्पेशलिस्ट क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आंख का इलाज करना सीखा है, वो उस चीज में स्पेशलिस्ट है। कुछ लोग कुछ डॉक्टर्स, लोग नहीं, कुछ डॉक्टर्स स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे लाइफ में उन्हीं का काम किया, दैट इज व्हाई उनको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जैसे आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस का अगर बात करो, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में किस टाइप के लोग काम कर रहे होंगे, जो रात दिन केवल अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ही काम करते हैं। वो कभी भी फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन का काम नहीं देखेंगे। तो ऐसा ऑर्गेनाइजिंग बनाने से क्या होता है ना, अगेन एंड अगेन ऑन अ डेली बेसिस यू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क। और जब आप सेम टाइप ऑफ वर्क करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, तो आप उस चीज में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, राइट। तो दैट इज पॉइंट नंबर वन, कि आपको स्पेशलिस्ट बनने का मौका मिलता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एक बात बता देता हूं, ये नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये नोट्स में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब अंडरलाइन बोल्ड करके दिया गया आपको। ये नोट्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लानिंग का भी नोट्स वहीं पर है, और ऑर्गेनाइजिंग का भी जो नोट्स है वहीं पे अपलोड कर दिया गया है। आई हैड इन्फॉर्म दिस ऑन माय टेलीग्राम चैनल। लेट अस कंटिन्यू नाउ। तो स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है। सेकंड, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो हमारे पास यहाँ पे हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, अभी जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिखाया, हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, बट क्या हमने 100 में से सारे लोगों को रैंडमली काम दे रखा है? नो। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स जो कि 100 ऑफ पीपल है, 100 ऑफ पीपल को हम लोगों ने अलग अलग जगह पे ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट किया है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिसको अकाउंट्स का नॉलेज है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो डीलिंग्स में अच्छा है वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। जो लेबर अच्छा है वो लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा है, जिसे मशीन चलाना आता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। दिस इज कॉल्ड गुड यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये तभी पॉसिबल है जब आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, रैंडमली काम देने से नहीं होता है, ठीक है। आपको जैसे स्कूल में देख लो, स्कूल में जो अकाउंट्स टीचर है तो वो अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, दैट इज वाई उसको अकाउंट्स पढ़ाने दिया गया है। जो मैथ्स टीचर है वो मैथ्स में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसको मैथ्स पढ़ाने दिया गया। रैंडमली अगर किसी को भी कुछ भी पढ़ाने दे दिया जाए तो फिर हाल खराब हो जाएगा ना। तो वैसे ही दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो जहां पे हम लोग वी फिट द राइट पीपल इन द राइट जॉब, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है जब अलग अलग टाइप के काम एक साथ चले। आप देखो ऑर्गेनाइजिंग में, या आप अपना स्कूल का एग्जांपल देख लो, आई हैव गिवन दिस एग्जांपल बिफोर आल्सो। आपके स्कूल में बहुत तरीके का काम होता है, पढ़ाई भी चलता है, स्पोर्ट्स का काम भी चल रहा है, लाइब्रेरी भी चल रहा है, कैंटीन भी चल रहा है, स्विमिंग पूल भी है, कंप्यूटर लैब भी है, ऑफिस भी है आपके स्कूल में, और डांस क्लासेस भी हो रहे हैं, म्यूजिक क्लासेस भी हो रहे हैं, ठीक है। तो तरह तरह के क्लासेस हो रहे हैं और तरह तरह के एक्टिविटीज भी हो रहे हैं, बट सब एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज गो ऑन टुगेदर, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगा, राइट। तो आप देखो यहाँ पे अकाउंट्स का काम भी चल रहा है, प्रोडक्शन का काम भी चल रहा है हमारे बिजनेस में, सेल्स का काम भी चल रहा है, लोडिंग अनलोडिंग भी चल रहा है। एक एक्टिविटी के चलते दूसरा रुक नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑपरेशन कैसे है? देखो कोऑपरेशन ऐसे है कि परचेज डिपार्टमेंट को परचेज करना है रॉ मटेरियल, पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? कोऑपरेट करेगा उनको कि आप खरीदो, ठीक है। फिर ये लोग परचेज करेंगे तो फिर ये लोग प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन वाले परचेज वालों का कोऑपरेशन ले रहे हैं। प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर ट्रक्स में लोडिंग होगा, तो लोडिंग वाले प्रोडक्शन वालों से कोऑपरेशन ले रहे हैं। फिर लोडिंग हो गया, अब सेल्स डिपार्टमेंट का काम आता है कि गुड्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करवाए,
तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले लोडिंग अनलोडिंग वालों को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को सब कोऑपरेट कर रहे हैं और सब एक साथ काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये तभी पॉसिबल है जब आपने अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बिल्ड कर रखा है, अच्छे से बिल्ड कर रखा है, तो ही पॉसिबल है। रैंडमली एनीबॉडी डूइंग एनी वर्क विल नॉट बी गुड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, राइट? ओके, पॉइंट नंबर 4 बोलता है सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सिक्योरिटी एंड सपोर्ट? यहाँ पे ना एक सेटिस्फैक्शन का बात आता है। जब नेटवर्क इस तरीके से बना हुआ है ना, तो काम एक तरीके से ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। एवरीवन नोज कि क्या काम करना है, ठीक है? और सबको अपना-अपना रोल पता है, सबको पता है कि किनसे परमिशन लेना है, सबको पता है कि किससे बात करना है, सबको पता है कि रिपोर्ट किसको सबमिट करना है, नेक्स्ट काम कौन करेगा, पिछला काम कौन कौन करेगा। अगर सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो फिर इट गिव्स अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। टेंशन नहीं रहेगा कि अरे नेक्स्ट काम क्या होगा, पिछला काम क्या होगा, ये सब एक ऑटोमेटिक मोड में चलता रहेगा, ठीक है? तो ये इसका एक अनदर इंपॉर्टेंस है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो कर पाएगा जब काम एंड रोल्स आर वेल डिफाइंड। सबको पता है कि सबका क्या क्या रोल है, सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, सब स्पेशलिस्ट है अपने अपने काम में। अगर 4-5 लोग होते और 4-5 लोग सभी काम कर रहे होते तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आता। जब बिजनेस छोटा होता है ना, तो प्रॉब्लम इसकी ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं है, सबको एक ही काम करना पड़, एक ही जन को सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो वहां पे ग्रोथ का डिले होता है। बट वेन देर आर मेनी पीपल एंड एवरीवन इज क्लियर अबाउट देयर पर्टिकुलर रोल, तो काम जल्दी जल्दी होगा फिर, राइट? तो वो होता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग इसमें कर रहे हैं, वो है अडेप्शन टू चेंज। ठीक है, 6 पॉइंट काफी है, वैसे 5 पॉइंट ही काफी है अकाउंट्स में, बट 6 पॉइंट कर लेते हैं, राइट? अडेप्शन टू चेंज। देखो, कोई भी तरीके का चेंज आएगा ना, तो उसको जल्दी अडेप्ट कर लेंगे हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने टैली सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब टैली में रेगुलरली चेंजेस आते रहते हैं, अपडेशंस आते रहते हैं, ठीक है? आपके गार्जियंस या आपके पेरेंट्स का ऑफिस होगा तो उनको पता होगा टैली के बारे में। तो टैली में बहुत रेगुलरली चेंजेस आते रहते हैं। अब टैली में चेंजेस आएगा तो क्या हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन हिल जाएगा क्या उससे? नो, हमारा सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट उससे बॉदर रखता है। हमें सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों को ट्रेनिंग देना है और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों को अडेप्ट करवाना है। तो हम लोग क्या है ना, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ा उससे। कोई भी चेंजेस आएगा तो जल्दी उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिकॉज बहुत कम लोगों को वो इफेक्ट करेगा। अगर हम लोग सबसे अकाउंटिंग करवाते रैंडमली, तो सबको ट्रेनिंग देना पड़ता। बट क्योंकि हमने कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स रखे हैं अकाउंट्स के काम के लिए, तो अभी सिर्फ उनसे काम करवाएंगे, राइट? तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस। आई होप आपको ये याद हो, मैंने आपको ये प्लानिंग चैप्टर में भी बताया था। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट व्यूड द प्लानिंग चैप्टर और पहली बार हमारे इस चैनल पे आ रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आपका जो पेपर पैटर्न है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है? ये आपका लास्ट ईयर का सैंपल पेपर, लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन और इस साल के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने इसको चॉकआउट किया था कि दिस इज गोइंग टू बी द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ओल्ड फॉर्म के जो क्वेश्चंस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो ओल्ड तरीके का जो क्वेश्चन आता था, आज भी वो आएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। ओल्ड तरीका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, गिव 5 एडवांटेज, गिव 5 डिसएडवांटेज, गिव 3 फीचर्स, ये वाला जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये 40 मार्क्स के लिए आएंगे। आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 40 मार्क्स के लिए ये लगभग आएंगे, और इस दैट्स 50% ऑफ योर पेपर। तो पहले ये 80 मार्क्स का इस तरीके का होता था, नाउ इसकी वेटेज घटा के 40 मार्क्स कर दी गई है। मतलब अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अगर पुराने तरीके से ही कर रहे हैं, बस बुक पढ़ रहे हैं, तो फिर आप 40% की ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है? आपको इनडायरेक्ट एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस अब आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है? अभी इसका वेटेज कम रखा गया है, मेरे को लग रहा है 8 मार्क्स का लग रहा है, बट आई थिंक कि गोइंग अहेड इसकी वेटेज और बढ़ेगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया था, धीरे धीरे सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपका जो पैटर्न चेंज हो रहा है, आपका जो सिलेबस चेंज हो रहा है, ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है कि धीरे धीरे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस ही बनेंगे, ठीक है? तो आज आपके बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर तक
8 मार्क्स का आया था एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। मेरे को ऐसा लगता है कि गोइंग अहेड ये बढ़ेगा, ठीक है। और केस बेस्ड क्वेश्चंस 16 मार्क्स का आएगा। आप अपना सैंपल पेपर या पिछले साल का जो बोर्ड एग्जाम पेपर है उसको चेक कर सकते हैं। 16 मार्क्स के अराउंड आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। MCQs फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, ये अनदर अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स ये भी कवर करेंगे, ठीक है। तो 40% 40 मार्क्स इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक बिफोर, बट 40% इज गोइंग टू बी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये सब आपको मेरे इस ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। ऐप में आप देखोगे अपडेटेड चैप्टर नोट्स आपको मिलेंगे, आपको ऊपर दिख रहा होगा अपडेटेड चैप्टर नोट्स, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग सबका, इनफैक्ट सारे चैप्टर्स का, सारे चैप्टर्स के नोट्स वहीं पे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। केस स्टडीज एंड MCQs फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, ये जो 32 मार्क्स का पोर्शन है आप देख सकते हो कि MCQs फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स 16 एंड केस स्टडी 16, ये 32 मार्क्स का पोर्शन भी आपको वहीं पे मिलेगा। एंड कुछ एग्जाम रिलेटेड वीडियोस ये भी आपको वहीं पे उस ऐप में मिलेंगे। ये ऐप का नाम अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो एप्पल यूजर है, आपको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यू हैव टू डाउनलोड क्लास प्लस ऐप, और क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके आपको ये वाला कोड डालना है LKMJX शॉर्ट में, और आप वहां से ये सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। आपका फुल 80 मार्क्स का तैयारी इस कंटेंट से हो जाएगा, राइट। तो वट एवर न्यू इज गोइंग टू कम, वट एवर चेंजेस इज देयर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जिस टाइप का क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन का केयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लिया गया है, ठीक है। सो आप जरूर इसको चेकआउट करें। नाउ मूविंग हेड विद द टॉपिक, अब स्टेप्स की बात आती है, स्टेप है। और स्टेप्स याद करने का तरीका यही है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग स्टेप्स की ही बातें कर रहे थे। अभी देखो जल्दी से याद हो जाएगा आपको। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली देखो सबसे पहला स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई करो कितने टाइप के काम है और काम को डिवाइड, लाइक अकाउंट्स दिस इज वन टाइप ऑफ वर्क, फाइनेंस दिस इज अनदर टाइप ऑफ वर्क, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना अनदर टाइप ऑफ वर्क, सेल्स अनदर टाइप ऑफ वर्क, परचेज is another type of work, production is another type of work, loading unloading is another type of work, billing is another type of work, receiving payments is another type of work। तो ऑफिस में फैक्ट्री में बहुत सारे टाइप के काम होंगे, सारे काम की लिस्ट बनाओ, डिवीजन, ठीक है। पूरा जैसे स्कूल है तो स्कूल में क्या होता है, आप बोलोगे पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है, स्पोर्ट्स होता है, लाइब्रेरी पीरियड होता है, सिंगिंग पीरियड होता है, किसी स्कूल में डांस भी सिखाते हैं, ठीक है, कैंटीन भी चलता है, स्विमिंग पूल भी होता है, तो बहुत टाइप के काम होते हैं। तो पहला स्टेप इज कि आप डिवाइड करो कितने टाइप के काम है, डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, ग्रुपिंग करना है आपको एक्टिविटीज को, मतलब जो सिमिलर नेचर के वर्क है उनको एक ग्रुप में लाइए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहां पे मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस, एक काम नहीं होता। अकाउंट्स आप सब जानते हो, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है, वो सब टाइप का काम होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स इज बेसिकली कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी। फाइनेंसिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग होता है कि हमें कहां से लोन लेना है, हमें इक्विटी से पैसा उठाना है कि बैंक से बोरो करना है, कितने इंटरेस्ट रेट पे हमें बोरो करना है। तो पैसा लाने और भेजने का जो बिजनेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस, और पैसों का हिसाब रखना इज कॉल्ड अकाउंटिंग। दोनों अलग अलग है बट दोनों मिलते जुलते हैं, सेम नहीं है बट मिलते जुलते, तो हमने उनका एक ही डिपार्टमेंट बना दिया। लोडिंग और अनलोडिंग ये दोनों अलग अलग काम है। लोडिंग होता है जब गुड्स चढ़ाया जाता है गाड़ी पे, और अनलोडिंग होता है जब उतारा जाता है। दोनों अलग अलग बात है बट दोनों एक ही नेचर के तो है, बात अलग अलग है। लोडिंग मतलब चढ़ाना, अनलोडिंग मतलब उतारना, दोनों काम अलग अलग है, लेकिन एक ही जन तो कर सकता है वो दोनों काम, तो उसको एक ग्रुप बना दो। तो सिमिलर नेचर के जो वर्क है उनको एक एक ग्रुप बनाइए। ये जो हमने बनाया यहाँ पे आपको 6 ग्रुप्स दिख रहे होंगे, 3 ऑफिस के 3 फैक्ट्री के 6 ग्रुप्स दिख रहे होंगे, तो ग्रुप बनाना है। अब आपके बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपके बुक में 3 तरीका बताया है ग्रुप्स बनाने का, ऐसे पॉइंट वाइज नहीं दिया है उन्होंने, पूरा पैराग्राफ में लिख दिया है, पॉइंट वाइज में नहीं दिया है बट मैंने अपने नोट्स में उसको पॉइंट वाइज डाला है, ठीक है। सबसे पहला मोस्ट पॉपुलर वे इज फंक्शंस के बेसिस पे। आप ग्रुप बनाओ काम के बेसिस पे, जैसे हमने यहाँ पे 6 ग्रुप्स बनाए काम के बेसिस पे। इन सारे ग्रुप्स का काम अलग अलग है, इस तरीके से ग्रुप बना सकते हो। या फिर आप ग्रुप बना सकते हो प्रोडक्ट के बेसिस पे।
आप देखो जो आईटीसी कंपनी है, ये आईटीसी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा भी बहुत प्रोडक्ट्स है उसके। बट आईटीसी ने अपना ग्रुप्स किस तरीके से बनाया है, अपना डिवीजन किस तरीके से किया है, प्रोडक्ट के हिसाब से। आप देखो सबसे पहले आशीर्वाद आटा है, आशीर्वाद का आटा आता है ना, तो वो आईटीसी का ही है, उसको एक ग्रुप बनाया है। बिंगो को अलग ग्रुप बनाया है। आप देखो यहाँ पे नीचे सैवलॉन है, सैवलॉन को अलग ग्रुप बनाया है। yippee नूडल्स को अलग ग्रुप बनाया है, ठीक है। विवेल सोप को अलग ग्रुप बनाया है। मंगलदीप अगरबत्ती को अलग ग्रुप बनाया है। मिंटॉस को अलग ग्रुप बनाया है। सनफीस्ट इज डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे जो उन्होंने ग्रुप बना। क्लासमेट, आपका नोटबुक जो कॉपी में आप लोग लिखते हो, क्लासमेट यहाँ पे, ठीक है। तो सबको अलग अलग ग्रुप बनाया है। यहाँ पे ग्रुप काम के हिसाब से नहीं, प्रोडक्ट के हिसाब से बनाए। तो कैसे भी आप बनाओ, आप सेकंड स्टेप है कि ग्रुप करना है आपको, आप काम के हिसाब से कीजिए या प्रोडक्ट के हिसाब से कीजिए। या फिर एक तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका है अदर वे, जैसे कि आप टेरिटरी वाइज कर सकते हो। नॉर्थ इंडिया को देखने के लिए आपने अलग ग्रुप बनाया है, साउथ इंडिया में सेल्स देखने के लिए आपने अलग ग्रुप बनाया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए आपने अलग ग्रुप बनाया है। तो आपके अलग अलग ग्रुप्स है जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया को टैकल करते हैं। कस्टमर वाइज भी कर सकते हो, जैसे कि सीए फर्म्स में होता है, लॉ फर्म्स में होता है। जो बड़े क्लाइंट्स है उनके लिए अलग ग्रुप, एक ग्रुप होता है जो केवल बड़े बड़े क्लाइंट्स को देखता है, जिनसे करोड़ों का पेमेंट आता है। और एक ग्रुप होता है जो छोटे क्लाइंट्स को देखता है, जिनसे 10,000, 5,000, 20,000 रुपए आते हैं, राइट। या प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से आप ग्रुप बना लो। एक ग्रुप है जो केवल मशीन बेस्ड प्रोडक्शन करता है, एक ग्रुप है जो हाथ से काम करता है, राइट। तो कैसे भी करके ग्रुप बना लो, ठीक है। ग्रुप बनाना जरूरी है। एंड ग्रुप एक बार आपका बन जाए, हाँ, ग्रुप एक बार आपका बन जाए तो उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना, ग्रुप कैसे बनाओगे, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बड़े बार पढ़ लेना। ग्रुप इस तरीके से बनाएंगे कि स्पेशलाइजेशन प्रमोट हो, ठीक है। ग्रुप इस तरीके से बनाया जाए कि कोऑर्डिनेशन हो, मतलब अलग अलग काम सारे एक साथ चले, ठीक है। ग्रुप इस तरीके से बनाया जाए कि कोऑर्डिनेशन प्रमोट हो, सारे काम एक साथ चले, ठीक है। ग्रुप इस तरीके से बनाया जाए कि काम इकोनॉमिकली हो, खर्चा बढ़ जाए तो फिर ग्रुप बना के क्या फायदा। ऐसा बनाओ कि खर्चा कम पड़े। वी आर मेकिंग दिस सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो। अब कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे खर्चा बढ़ जाए तो फिर क्या फायदा वो काम करने का। ग्रुप ऐसा बनाओ कि कंट्रोल रहे, ऐसा नहीं कि वो सारे ग्रुप्स अपने इंडिविजुअल मालिक बन जाए सबके सब। कंट्रोल हमारा ही रहना चाहिए। ग्रुप के इंचार्ज रहेंगे बट वो कंपनी के मालिक नहीं होते, वो इंचार्ज होते हैं, ठीक है। और ऐसा ग्रुप बनाइए कि सारे काम को प्रॉपर अटेंशन मिले, ठीक है। सारे काम को प्रॉपर अटेंशन मिले, इस ये सब माइंड में रख के हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया, दूसरा काम आपने ग्रुप्स बनाया, चाहे वो ग्रुप आप ऐसे बनाइए चाहे वो ऐसे बनाइए, ठीक है, या फिर किसी तीसरे तरीके से बनाइए, बट आपको ग्रुप बनाने होंगे। एक बार आपने ग्रुप बना लिया फिर आप ड्यूटीज असाइन करेंगे, ठीक है। जैसे आप किसी ना किसी को अकाउंट्स की ड्यूटी देंगे, आप किसी ना किसी को सेल्स की ड्यूटी देंगे, आप किसी ना किसी को प्रोडक्शन का इंचार्ज बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड असाइनिंग द ड्यूटीज। एक बार आपने ड्यूटीज असाइन कर दिया, आप देखो एक बंदा सब काम नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मैथ्स की क्लासेस कब शुरू कर रहे हो। भाई एक बंदा सब नहीं कर सकता, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता आपको। सिमिलरली जिस जिस तरीके से आई कांट टीच यू मैथ्स, तो वैसे ही अकाउंट्स वाला अकाउंट्स का ही सब कुछ नहीं कर पाएगा। ही नीड्स टू डेलीगेट द पावर, अपने जूनियर्स को पावर डेलीगेट करेगा। डेलीगेट करना मतलब अपना पावर जूनियर्स को देना और उनसे काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट में मान लो एक मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है और उसके अंडर में 5 वर्कर्स है। कितने वर्कर्स है? 5 वर्कर्स है। एक मैनेजर 5 वर्कर्स। तो क्या वो मैनेजर सारे काम खुद करेगा? नो, वो अपने वर्कर्स से करवाएगा। आज किसी होलसेलर से डील करने जाना, वो वर्कर को भेजेगा। आज किसी रिटेलर से मीट करने जाना, वो दूसरे वर्कर को भेजेगा। आज एडवर्टाइजिंग रेडी करना है, सोशल मीडिया में एक पोस्ट करना है अपने प्रोडक्ट को लेकर, प्रमोशन पोस्ट करना है, तो वो किसी तीसरे बंदे से करवाएगा। हाँ, सबका काम वो मॉनिटर करेगा बट वो सारा काम नहीं कर सकता, राइट। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो सारे टीचर्स के काम को मॉनिटर करते हैं बट सारा काम वो नहीं करता।
समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। जब आप डेलीगेट कर देते हैं पावर, दैट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दैट्स पॉइंट नंबर 4। एंड पॉइंट नंबर 5 है कि कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। अगर काम रुक जा रहा है, एक काम के चलते दूसरा काम रुक जा रहा है, तो दिस इज नॉट कोऑर्डिनेशन, दिस इज बैड ऑर्गेनाइजिंग। कोऑर्डिनेशन वो होता है जहां पे काम रुके ना, एक के चलते दूसरा काम रुके ना। तो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटिंग तभी हो पाएगी जब आपने सबके काम को, सबके पोजीशंस को क्लियरली डिफाइन कर रखा है। ठीक है, कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है, कौन क्या काम करेगा। जब इस चीज की क्लैरिटी होगी तो ही काम सारे के सारे क्लैरिटी से चलेंगे। आपने कभी देखा है, आपका जब स्कूल में अकाउंट्स पीरियड होता है, क्या इको टीचर घुस जाता है क्या उसमें? अकाउंट्स टीचर ही आता है ना। क्यों? क्योंकि आपका टाइम टेबल सेट किया हुआ है। ठीक है, फिर जब इको पीरियड होगा तो इको टीचर आएगा, पीटी पीरियड होगा तो मैथ्स टीचर आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने कर लिया स्टेप्स, स्टेप्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के वीडियो का आखिरी पोर्शन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझना है इसको, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक ग्रुप, जैसे आपका स्कूल का एग्जांपल ले लो, आप स्कूल में सेक्शन बी में हो सकते हैं, सेक्शन ए में हो सकते हैं, सेक्शन सी में, डी में, किसी में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कि आपके स्कूल में कितने सेक्शन है। ठीक है, मान लो आप सेक्शन ए में पढ़ते हो। ठीक है, आप सेक्शन ए में पढ़ते हो, तो आप अपने स्कूल में सेक्शन ए में पढ़ रहे हो, ये किसने डिसाइड किया कि आप सेक्शन ए में जाएंगे? हु डिसाइडेड? आपके स्कूल अथॉरिटी ने डिसाइड किया। सिमिलरली यहाँ पे कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेगा, ये किसने डिसाइड किया? ये ऑफिस ने डिसाइड किया, मतलब अथॉरिटी ने डिसाइड किया। उन्होंने डिसाइड किया कि आप सेल्स में जाओगे, या आप अकाउंट्स में जाओगे, या आप फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन करोगे, या आप लोडिंग अनलोडिंग का काम करोगे। तो यहाँ ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, ये जो ग्रुप में आपको डाला जा रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको डाला जाए, ग्रुप्स डिपार्टमेंट सब एक ही है, हाँ, तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में डाला जा रहा है, इट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल है, फॉर्मल क्यों? क्योंकि फॉर्मल वे में आपको भेजा गया है, यहाँ पे जानबूझकर आपको सेल्स में भेजा गया, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, आप सेलिंग कर पाओगे, आप बोलते अच्छे हो, आप दिखते प्रेजेंटेबल हो, तो आप कर सकते हो ये। अगर आप बहुत मस्कुलर होते और हार्ड वर्क करते, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपका फिजिकल एबिलिटीज बहुत अच्छी है, तो आपको लोडिंग अनलोडिंग में भेजते, आपको मशीन चलाने के लिए भेजते। तो जहां भी आपको भेजा जा रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? अथॉरिटी इज डिसाइडिंग। तो जब अथॉरिटी डिसाइड करती है ना कि आप कहां जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस ग्रुप में जा रहे हो, उस ग्रुप को बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप सोचो स्कूल की बात, आप सेक्शन ए में हो, क्लास 12 सेक्शन ए, लेकिन जब आप टिफिन ब्रेक में बाहर निकलते हैं, तो क्या आप केवल क्लास 12 सेक्शन ए वालों के साथ घूमते हैं? नो। हो सकता है आप सेक्शन बी वालों के साथ घूमते हो सकता है आप सेक्शन सी वालों के साथ घूमते हो सकता है आपको क्लास 11 में फ्रेंड्स है, हो सकता है आप क्लास 10 में आपका दोस्त है। तो बाहर निकलने के बाद आप वो मेंटेन नहीं करते, 12 ए वाला फीलिंग खत्म। बाहर निकलते साथ आप 11 वालों के साथ भी घूम रहे हैं, 10 वालों के साथ भी घूम रहे हैं, दूसरे सेक्शन वालों के साथ भी घूम रहे हैं। ठीक है, सो आप दूसरे दूसरे टाइप के लोगों के साथ घूम रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो ग्रुप में क्या आपको स्कूल वालों ने बोला कि इसके साथ घूमो, 11 वाले के साथ घूमो, दूसरे सेक्शन वाले के साथ घूमो, 10 वाले के साथ घूमो, ऐसा आपको स्कूल ने बोला? स्कूल ने नहीं बोला, वो आपने खुद से किया। वो ग्रुप आपने खुद से बनाया, आपका 7-8 लोगों का ग्रुप है, वो ग्रुप आपने खुद से बना लिया, दैट इज इनफॉर्मल ग्रुप। सिमिलरली ऑफिस में भी ये होता है, ऑफिस में भी या बिजनेस में भी ये होता है। अब कैंटीन है, ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन है हमारा, और लंच पीरियड में सब आते हैं कैंटीन में, एक साथ बैठते हैं, वहां क्रिकेट की बात होती है, वहां पे बॉलीवुड की बात होती है, वहां पे पॉलिटिक्स की बात होती है, तो उसमें दोस्ती हो गया। तो बिजनेस में भी 5-6 लोगों का ग्रुप बन गया, सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते, सबका ग्रुप बन गया, वहां बात करते रहते हैं वो लोग रात दिन। तो जब अपने से ग्रुप बनता है ना, व्हेन द ग्रुप इज मेड ऑल बाय देमसेल्फ, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। आइए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आपको लिखने का है, यहाँ पे बोल्ड अंडरलाइन सब किया हुआ है, आपका काम है बस इसको लर्न कर लेना। ठीक है, जितना आई एम एक्सप्लेनिंग और जितना यहाँ पे लिखा हुआ है काफी है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ते हैं। ये सब छोटा छोटा है, तो इसमें आई ट्राई टू डू 3 3 ईच।
ठीक है, कहीं मन करेगा तो एक्स्ट्रा कर लेंगे। देखो सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक, ये डेलिबरेटली क्रिएटेड होता है, फॉर्मल वाला का बात हो रहा है, फॉर्मल वाला जानबूझ के आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजा गया क्योंकि आप अकाउंट्स में अच्छे हैं, तो डेलिबरेटली क्रिएटेड। इसमें स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखा गया है, आप स्पेशलिस्ट हो अकाउंट्स के, इसीलिए आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो। ठीक है, इसमें क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका सीनियर कौन है जूनियर कौन है सब पता है आपको, और वो मेंटेन भी होता चलेगा। आप सीनियर को सर बोलोगे या मैडम बोलोगे, जो भी सीनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं, रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, यहाँ के रूल्स एकदम क्लियर है और सब क्लैरिटी के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, अनऑफिशियल रूल्स नहीं है, कुछ रिटन है। ठीक है, और ये बनाया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट? ओके, इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, तीन तीन करके देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ड्यूटीज एंड रोल सब बहुत क्लियरली डिफाइंड है, आपका क्या काम है ऑर्गेनाइजेशन में उसको लेके क्लैरिटी है। इनफॉर्मल ग्रुप में ना आपका क्लैरिटी नहीं होता, कि सपोज आपका फ्रेंड ग्रुप है, लेट्स से 7-8 लोगों का फ्रेंड ग्रुप है आपका, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं रहता आपका रोल क्या है उसमें, बस ऐसी दोस्ती चल रहा है। ठीक है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कम इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ वहां पे है नहीं, कौन सीनियर है कौन जूनियर है वो सब कुछ नहीं चलता, वहां सब बराबर है। ठीक है, यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड हो पाएगा। आपको याद होगा हेनरी फ्योल ने बोला था कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक बार में एक ही जन से ऑर्डर आना चाहिए। तो यहां पर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक बार में एक ही सीनियर आपको ऑर्डर देगा, यहाँ स्केलर चेन मेंटेन होगा, स्केलर चेन भी हेनरी फ्योल ने बोला था। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल में आप सोचो, इनफॉर्मल में एक बार में एक ही जन से आपको ऑर्डर आता है क्या, कोई? इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पे क्योंकि रोल क्लियर है तो यहां पे पिन पॉइंट करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे अगर प्रोडक्शन खराब हुआ तो किसको ब्लेम करेंगे, इसको ब्लेम करेंगे। प्रोडक्शन अच्छे होने के बावजूद भी सेल्स नहीं हो पा रहा तो किसको ब्लेम करेंगे, सेल्स वालों को ब्लेम करेंगे। सो इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको पकड़ना है वो एकदम क्लियर है। ठीक है, गोवा का प्लान किसने कैंसिल किया ये बता पाना दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सबने बहाना मारा। ठीक है, लेकिन फॉर्मल में बहुत इजी है पता करना कि किसने फॉल्ट किया, राइट? डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि क्रिएट्स रिजिडिटी, इनका इतना नियम कानून होता है ना कि काम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता, फ्रीडम नहीं रहता अपने हिसाब से काम करने का। सेकंड, प्रोसीजर्स इतने हैं कि इसमें डिले हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स में आई टोल्ड यू एक मैनेजर है 5 वर्कर है, कितने, एक मैनेजर 5 वर्कर। अब मैनेजर आके साइन करेगा तो ही फिर आप जाओगे काम पे, वर्क फील्ड पे आप जाके जो काम करते हैं, तो मैनेजर की ऑथराइजेशन के बगैर आप जा नहीं सकते। अब मैनेजर बेचारा बीमार है, वो आ नहीं रहा ऑफिस 3 दिन से, अब मैनेजर जब तक आएगा नहीं वो साइन करेगा नहीं, आप जाओगे नहीं आगे। तो आप क्यों रुके हुए हो, मैनेजर के सिग्नेचर के चलते। और मैनेजर का सिग्नेचर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बीमार पड़ा हुआ है, तो अननेसेसरीली डिले हो रहा है। एंड हाँ, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप को कोई जगह नहीं दी जाती, आप यहाँ पे काम करने आए हैं, रिलेशनशिप बनाने नहीं आए। यहाँ पर जब काम वर्क दिया जाता है ना, जब मैनेजर जब वर्क सौंपता है, मैनेजर जब काम देता है, एट दैट टाइम द मैनेजर डज नॉट थिंक्स अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग। ठीक है, आपको ज्यादा काम देने से आप दुखी हो रहे हैं, प्रेशराइज हो रहे हैं या सैड फील कर रहे हैं, मैनेजर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, इनफैक्ट नो वन इज इंटरेस्टेड इन दैट। काम की जगह पे सिर्फ काम होगा, वहां फीलिंग्स नहीं देखा जाता। आपको जब होमवर्क मिलता है, जब प्रोजेक्ट मिलता है, जब टेस्ट दिया जाता है, तो आपको ये नहीं देखा जाता है, स्कूल अथॉरिटी ये नहीं देखती कि आप फील कैसा कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज फॉर्मेलिटी में देर इज नो फीलिंग्स। ठीक है, वो सब इनफॉर्मल में, बात समझ में आया? सो दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल साथ साथ में हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे थे, तो लेट अस क्विकली डिस्कस इट। ये अनप्लान्ड होता है, आप कैंटीन में जा रहे थे, आपको मिल गया कोई ऐसा जो आपके बगल में बैठा था उस दिन, तो थोड़ा बहुत बातचीत हो गया और वहां से दोस्ती होगी। तो दोस्ती इसी तरीके से हो जाता, वो कोई प्लान करके नहीं होता। यहाँ पे ह्यूमन एंड सोशल रिलेशनशिप को जगह मिलती है, यहाँ पे हम लोग केयर करते हैं दूसरों की, काम वाले जगह में केयरिंग नहीं है। ठीक है, किस बेसिस पे बनता है, हो सकता है कि एक सेकंड, हो सकता है कि हमारा कॉमन टेस्ट हो,
दोनों कैंटीन में जाके एक ही खाना खाते हैं तो वहां से दोस्ती हो गई। हो सकता है हमारा लैंग्वेज सेम हो सकता है हमारा रिलीजन एंड कल्चर सेम हो। आप देखोगे अपने स्कूल में ग्रुप्स इस तरीके से बनते हैं, रिलीजन कल्चर के बेसिस पे भी ग्रुप्स बनते हैं, इस टाइप के होते हैं। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ, ये वॉलेंटरी होता है। वॉलेंटरी का मतलब है कि नॉट कंपल्सरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है कि इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, यहाँ पे कोई रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, इनका अपना बिहेवियर हो सकता है बट नॉट, मतलब अपना रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है बट ऐसा कोई रिटन या फिर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते और मानना कुछ जरूरी नहीं होता। ठीक है, ये हो गया इनफॉर्मल। ठीक है, अब फाइनली इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लेते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स का। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स का पहला फायदा ये है कि यहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इज्जत ज्यादा होती है। ठीक है, आप अगर लेट आ रहे हैं आपके दोस्त लोग फोन लगा के पूछेंगे कहाँ तक पहुंचा, कितनी देर और। फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। फॉर्मल में अगर आपका बॉस ने फोन लगा दिया ना तो वो आपको झाड़ेगा अच्छे से। ठीक है, बट दोस्त लोगों में क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंस होता है, अरे वो आया नहीं अभी तक, फोन लगा उसको। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, यहाँ पे आपकी वर्थ ज्यादा होती है, यहाँ पे आपको ज्यादा अपनापन लगेगा, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। ठीक है, एक तो है कि रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी हो जाता है। देखो जब आप ऑफिस जाते हैं एक ही काम रोज के रोज करते हो तो क्या होता है ना, बोरिंग हो जाता है काम। तो आपको थोड़ा रिलीफ के लिए एक इनफॉर्मल ग्रुप तो लगेगा। ठीक है, मतलब जहाँ जिनके साथ आप 10 मिनट टाइम बिता सको, थोड़ा हंसी मजाक हो, इधर उधर बाहर की बातें हो, तो थोड़ा बोर्डम कम होता है, राइट। नेक्स्ट आता है सोल्यूशन टू वर्क प्रॉब्लम। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी देखो जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल में बाहर की ही बातें होंगी, कभी कभी काम की भी बातें होती है। जैसे आप जब ग्रुप्स में बनाते हो, आप जो अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप हर तरीके की बातें करते हैं। आप मूवीज की भी बातें करते हैं, आप क्रिकेट मैचेस की भी बातें करते हैं, आप पढ़ाई की भी बातें करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि काम की बातें नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आप एक दूसरे को हेल्प करते हो। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्ट वर्क में कभी कभी हेल्प लेते हैं ना अपने दोस्त से, तो वैसे ही काम के टाइम में भी एक दूसरे को हेल्प किया जाता है और अपना प्रॉब्लम्स जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका भी सोल्यूशन ढूंढा जाता है, राइट। सो तीन तीन कर लेना, तीन तीन काफी है। लेट अस सी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का अपना अलग नियम है ग्रुप का, एवरी सैटरडे आपको कहीं बाहर डिनर करने जाना है साथ में, तो आपके ग्रुप का ये नियम है कि हर सैटरडे हम लोग शाम में कहीं पे डिनर करने जाएंगे। बट ऑफिस में उस दिन एक मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बड़े बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो ऑफिस वालों ने आपको बोला है कि 9 बजे तक रुकना है ऑफिस में, और आपका प्लान क्या है, 7 बजे डिनर करने जाना है आपको या कहीं भी जाना है। तो अब देखो, आपका ऑफिस का अलग नियम हो गया, आपका अलग नियम हो गया, ये हो गया डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो जब ग्रुप बन जाता है ना, तो ग्रुप को क्या होता है ना, कंफर्ट आ जाता है, साथ में कंफर्ट आ जाता है। और कुछ भी अगर चेंज होने को होगा ना, जैसे आई टोल्ड यू फ्यू फ्यू मिनट्स बैक कि टैली नाम का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अपडेशंस आते रहते हैं। अब ऑफिस चाह रहा है कि मान लो पूरा का पूरा टैली हटाकर एक बिजी बोल के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है। सपोज आपका ऑफिस चाह रहा है कि बिजी को इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में और अब से बिजी में काम होगा। तो आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप अब रेजिस्टेंस दिखाएगा। अकेले होते तो कुछ बोलने को नहीं होता, बट साथ में ना थोड़ा हिम्मत आ जाता है कि चल चल सब साथ में बोलेंगे। सब जाकर मना करते हैं, ये क्या बिजी लगवा रहा है, टैली में क्या दिक्कत था, अच्छा खासा तो सीखा हुआ था, अभी फिर से ट्रेनिंग में जाओ, फिर से वो सीखो, क्या दिक्कत है इसमें। इतना बात आप अकेले नहीं करते, बट एक ग्रुप मिल गया ना तो अब आप इतनी सारी बातें कर रहे हो। तो रेजिस्टेंस टू चेंज, कोई भी चेंज आएगा ना उसको रेजिस्ट करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये एक डिसएडवांटेज है। ऑफिस को बहुत दिक्कत होता है जब इतना यारी दोस्ती हो जाता है ना, तो ऑफिस को बहुत दिक्कत होता है कुछ भी काम करवाने में। रोल कॉन्फ्लिक्ट, एक देखो एक एग्जांपल इसमें आपका दिया हुआ है, एक एग्जांपल आई विल आल्सो गिव। रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, हो सकता है जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में द वर्क इज लाइक कि आपको जल्दी काम करना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मली जब आप ग्रुप में जाते हैं काम करते हैं, तो वहां पे जरूरत है कि आप काम को जल्दी जल्दी करो। बट इनफॉर्मल ग्रुप्स में आपको बोला गया है कि यार डिले कर, जल्दी मत करना, ये काम जल्दी करेगा ना तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, डोंट डू इट क्विकली। तो देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यू आर रिक्वायर्ड टू डू समथिंग क्विकली, और इनफॉर्मल ग्रुप से प्रेशर आ रहा है कि वो जल्दी मत करो, तो यहां पे आ गया रोल कॉन्फ्लिक्ट।
एक और एग्जांपल आई गिव यू। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि सपोज ऑफिस पार्टीज होती है। अब आप ऑफिस पार्टीज में जा रहे हो, वहां सीनियर भी है, जूनियर भी है, एक ही फ्लोर पे दोनों नाच रहे हैं, एक ही टेबल पे दोनों खा पी रहे हैं, ठीक है, और ओपनली फ्रेंडलीनेस के साथ बातें हो रही है। अब अगले दिन जब काम करने आएंगे ना, तो उस सीनियर को बहुत डिफिकल्टी होगा काम करवाने में, बिकॉज सीनियर पिछली रात तो नाच रहा था साथ में, खा पी रहा था साथ में। अब नेक्स्ट डे वो जूनियर से काम कैसे करवाए, बिकॉज रोल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कल को वो फ्रेंड था, आज वो सीनियर हो गया, रोल बदल गया ना। लेकिन ह्यूमन माइंड है, रह जाता है बात। उसको लगता है कि यार इसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं कर सकते, इसके साथ तो हमने कल डांस किया था, कल अच्छे अच्छे बातें की थी इसके साथ। तो ये आ जाता है एक प्रॉब्लम रोल कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, तीन तीन हमने कर लिया है। अगले पेज पे डिफरेंसेस दिया हुआ है। डिफरेंसेस एज यू नो कि ये आपको खुद से करना होता है। ठीक है, दैट्स ऑन पेज नंबर 5। तो वैसे ये 10 पेज का नोट्स है, हमने पेज नंबर 5 तक इसको कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1, दिस इज द ओनली चैप्टर जिसे हम पार्ट पार्ट में कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 पर आएंगे। तब तक के लिए आप ये पार्ट देख कर रखो, इको की वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट द ऐप, आपको 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो ऐप बहुत जरूरी है। सो आई होप कि आपको वहां पे भी आई मीट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।